हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टेबल है। काफी दिन हो चुके थे, हम लाइव वीडियो लेकर के नहीं आ पा रहे थे और जब भी हम प्रयत्न कर रहे थे तो वहां हमारे स्टूडेंट कहीं ना कहीं अपनी विभिन्न तरह की परीक्षाओं को लेकर के बहुत ही ज्यादा बिजी चल रहे थे। तो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। आप लोगों के जो एग्जाम अभी हुए हैं, आपने किस तरह से अपने एग्जाम क्लियर किए हैं? आपकी तैयारी जोर शोर पर रही होगी। यह भी हम कामना करते हैं मां सरस्वती से कि आपका पढ़ा हुआ आपको लाइफ में आगे बढ़ाने में पूरी मदद करे। तो डियर स्टूडेंट, आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम को अचीव करने के लिए अपने एक एक एग्जाम में सफल होने के लिए सबसे ज्यादा जो आपके काम आने वाला है वो है आपका टाइम टेबल। जब तक आप अपना एक टाइम टेबल बना करके आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आप किसी भी एग्जाम में सक्सेस प्राप्त करने में सफल होना मुश्किल है। आप लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत ही बढ़िया समय आ गया है। सर्दी का महीना है, इसके बाद इससे भी ज्यादा सर्दी होगी। आप लोग बाहर ज्यादा घूमना फिरना अवॉइड करें, घर में ही रह करके अपनी स्टडी पर फोकस करें। ज्यादा तला भुना हुआ मसालेदार न खाएं, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें और साथ ही साथ आप अपने टाइम मैनेजमेंट को पूरी तरह से प्रिपेयर करें। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप एक स्टिक और सुटेबल टाइम टेबल बना लेते हैं तो आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। अगर आप सही समय पर उठते हैं, सही समय पर सोते हैं और सही समय पर ही खाते हैं, फिर सही समय पर ही आप पढ़ते हैं, तो आपका ये शेड्यूल आपको सक्सेस होने में 100% सहयोग देने वाला है। तो आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, ये आपको आपकी सोच पर, आपको मिलने वाले टाइम पर, आपके इन्वायरमेंट पर निर्भर करता है। अगर आपके घर के आसपास मान लीजिए 5 से लेकर के 7 या 8 बजे तक ज्यादा शोरगुल रहता है, या फिर आपका कोई शेड्यूल ऐसा है कि आपको कहीं बिजी रहना पड़ता हो, उस समय को आप अपने स्टडी टाइम से बाहर करें। फिर उसके अलावा आप अपने 2.5 से 3 घंटे स्टडी के लिए और जो समय बनता है उसमें से जरूर निकालें। सबसे पहले तो आपके लिए जरूरी है कि आप रात को समय पर सोएं। जहां तक हो सके आप 10 बजे से पहले पहले सो जाया करें। जब आप 10 बजे से पहले सोएंगे तो आप 4 से 5 बजे तक आसानी से उठ पाएंगे, क्योंकि सर्दी का समय हर कोई अपने गर्म कपड़ों को, अपनी रजाई को, अपने बेड को त्यागने में समर्थ नहीं होता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को ऐसी भ्रांतियों से ऊपर उठ करके ऐसा करना होगा, तभी आप जाकर के कहीं किसी बड़ी पोस्ट पर पहुंच पाएंगे। आप अगर 10 बजे सोते हैं तो 4 से 5 बजे तक आपकी नींद कंप्लीट हो जाती है। रातें बड़ी होती हैं और बहुत ही गहरी नींद आती है। आप लोगों के लिए सर्वथा यही सही रहता है कि आप कभी भी अपने टाइम टेबल को डिस्टर्ब न करें। 10 बजे तक आप सोने का अपना अरेंजमेंट जरूर करें। 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक रात को अवश्य पढ़ें। उसके बाद फिर जब आप 4 बजे उठते हैं तो 4 बजे से लेकर के 6 साढ़े 6 बजे तक पुनः अध्ययन करें। जो रात को आपने पढ़ा था वही अगर आप सुबह उठ करके फ्रेश माइंड
उसको दोबारा से रिवाइज करते हैं तो उम्र भर के लिए आपको वो याद रहने वाला है। क्योंकि सुबह का समय और रात के समय में दिन रात का अंतर होता है, वो तो होता ही है। जब पूरे दिन की थकान होने के बाद जब आप सोने के लिए जाते हैं और उस समय आप पढ़ने का प्रयास करते हैं तो आपका दिमाग कभी कभी आपका साथ नहीं दे पाता। और जब आप रिलैक्स होकर के सुबह नींद पूरी होने के बाद उठते हैं तो आपका दिमाग एकदम से फिट होता है, तैयार होता है जो आपको दिमाग से कार्य करने हैं उनके लिए। तो सुबह की स्टडी आप लोगों के लिए अमृत समान है, ये अवश्य ध्यान रखें। जरूर से जरूर सुबह आपको पढ़ने की अपनी आदत बनानी होगी और हर सब्जेक्ट को आपको बराबर समय देना होगा। ऐसा नहीं है किसी सब्जेक्ट को आप ड्रॉप करें, आप किसी सब्जेक्ट को आपकी क्षमता के अनुसार कम या ज्यादा समय दे सकते हैं, लेकिन रूटीन में आपको हर सब्जेक्ट के हिसाब से टाइम निकालना होगा। जैसे कि मैथ, साइंस, ये जो सब्जेक्ट हैं ये आज के समय की सबसे बड़ी डिमांड है। दूसरा है आपके पास एसएसजी के इंग्लिश के साथ ही हिंदी, तो इन सब्जेक्ट को भी आपको समय देना होगा। आप खुद ही देखिए, जब कोई टेस्ट होता है, चाहे वो टीचिंग के लिए हो या कोई फॉर्मल हो या फिर कोई एचएससी या सेंट्रल लेवल का, स्टेट लेवल का एग्जाम हो, उसमें आपको सभी सब्जेक्ट के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, पारंगत होने के लिए आपको चाहिए कि सभी सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ अच्छे से हो। और ये पकड़ तभी होगी जब आप कंटिन्यू प्रत्येक सब्जेक्ट को सॉल्व करते हैं या अध्ययन करते हैं। आपका स्कूल टाइम, उसको आप पढ़ने के साथ साथ फिर आपको घर पर भी 3 घंटे अवश्य देना है, तब कहीं जाकर के आप अपने सपनों में साकार हो सकते हैं। दूसरा, समय निकाल करके अपने घर के कार्यों में जरूर से जरूर सहयोग करें। कभी पापा के काम में हाथ बटाएं तो कभी मम्मी के काम में हाथ बटाएं और मिलजुल करके एक एनवायरनमेंट बनाएं अपने घर का, जिससे आप शांति प्रिय माहौल को प्राप्त कर सके। आप अपने ऐसे दोस्तों जो अपना समय यूं ही बर्बाद करते हैं उनको अवॉइड करें। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनको हम छोड़ना नहीं चाहते तो न छोड़े, लेकिन उनकी बुराइयों से बच करके रहें। आप उनको ये एहसास न होने दें कि आप उनकी पूरी तरह से गिरफ्त में हैं। अगर आपको किसी गलत कार्य के लिए कोई फोर्स करता है, उसको वहीं ड्रॉप करें। एक बार बुरा लगेगा, लेकिन जब आपको कामयाबी की राह पर वो देखेंगे तो वो अपने आप ही शर्मिंदा हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट, बड़ा ही कठिन परिस्थितियों से भरा हुआ ये समय चलता है, वर्तमान समय है। इसमें केवल आपकी जागरूकता ही आपको बचाए रखेगी। मैं परमात्मा से यह भी कामना करता हूं कि आप सदा निरोगी रहें, लेकिन यहाँ परमात्मा से ज्यादा आपके अवेयरनेस का सवाल उठता है। अगर आप जानबूझकर कुछ ऐसा पदार्थ खाते हैं, ऐसा रसायन पीते हैं जिससे आपके स्वास्थ्य पर भारी प्रभाव पड़ने वाला है, तो आप स्वयं उसको छोड़ें। परमात्मा बाद में आएंगे, पहले आपके कर्म आएंगे। आपने कर्म अच्छा किया तो आपको फल भी अच्छा मिलेगा। अगर आपने कर्म ही बुरे किए हैं तो आप किसी भी बाबा के पास जाएं, किसी भी पहुंचे हुए मंदिर में जाएं, कितने ही लोगों को दान पुण्य करें, उसका फल निष्क्रिय ही जाने वाला है। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, अपने फ्यूचर पर ध्यान दें, अपनी स्टडी पर ध्यान दें, अपने घर पर ध्यान दें और अपने करियर को संभालें। इसी के साथ ही मैं आप लोगों को एक और बात कहना चाहूंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जरा सोच करके देखिए
किसी स्टेट में ग्रुप डी के फॉर्म निकलते हैं, उन फॉर्म को अप्लाई करने वाले लोग पीएचडी स्तर के होते हैं। जरा सोच करके देखिए, पीएचडी जिनकी रेफरेंस के साथ, जिनके परिचय के साथ डॉक्टर लगता है नाम के साथ, वो लोग ग्रुप डी के भी फॉर्म भर रहे हैं और उसमें अच्छे नंबर प्राप्त करके अचीवमेंट समझते हैं। जरा सोचिए माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको ग्रुप डी ही लगना था तो क्यों ना आप 10वीं 12वीं कर ही रुक गए? क्यों आपने लाखों रुपए बर्बाद किए? तो थोड़ा सा अपनी एजुकेशन का भी सम्मान करें और इस तरह से पढ़ें कि आप जिस स्टडी को प्राप्त कर चुके हैं उसके ही लेवल की जॉब भी आपको प्राप्त करने में आपको आसानी रहे। आज ऐसी सिचुएशन क्यों आई है कि पीएचडी जो धारक है वो भी ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई कर रहा है? तो इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो उसकी मजबूरी, और ये मजबूरी कब आती है? उसने स्वयं बना ली, है ना, क्योंकि वो 10वीं में भी धक्के से पास हुआ, +2 में भी वो चिटिंग मीटिंग करके इधर उधर से थोड़ा बहुत जोड़ करके पास हो गया, फिर ग्रेजुएशन लेवल पर भी वो ऐसे ही पास हो गया। उसके बाद उसने मटर गश्ती करते हुए समय बिताया, फिर एमए बीएड पता नहीं क्या क्या, वो ऐसे ही पास होता चला गया। वो पास तो हो गया लेकिन क्वालिटी नहीं ला पाया अपने अंदर। इस वजह से प्राइवेट संस्थान में उसको जॉब नहीं मिली, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को काम करने वाले लोग चाहिए, और सरकारी संस्थान में वो अपने क्वालिफिकेशन के आधार पर जॉब नहीं प्राप्त कर पाया, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ था। ले दे करके ग्रुप डी बचा, जहां पर अधिकार 8वीं फेल, 10वीं फेल, 12वीं फेल या फिर ग्रेजुएशन फेल उनका होता है। उनमें जाकर के वो जम जाता है। ये मजबूरी किसने बनाई? स्वयं विद्यार्थी ने बनाई। तो कृपया करके ऐसे हालातों से बचकर रहें। अपने आप को, अपनी स्टडी, अपने माइंड, अपने कैरियर, अपने परिवार के स्टेटस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ाने का प्रयास जरूर करें। कहीं ऐसा न हो कि कल को आपको भी कोई मजबूरी वश ग्रुप डी का फॉर्म भरना पड़े और फिर वो जॉब भी मन मार करके करनी पड़े। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपनी स्टडी के प्रति जागरूक हो जाइए। इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में किसी के पास कोई समय नहीं है। समय मेरे पास भी नहीं है। मैं भी बड़ी ही मुश्किल से आप लोगों के लिए ये वीडियो प्रोवाइड करवाने के लिए, चाहे वो स्टडी की हो, चाहे वो पोएम हो, या फिर कोई टेक्निकल हो, या आपको कोई स्पीच हो, उसके लिए मैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल पाता हूँ। स्कूल के टाइम इस तरह से अरेंज होते हैं, फिर वहां पर इस तरह से कार्य लिए जाते हैं, लगातार काम करना पड़ता है। उसके बाद घर के कार्य होते हैं, उनमें से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का प्रयास किया जाता है। तो डोंट माइंड, हम अपना प्रयास जारी रखेंगे और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी दिनचर्या को, अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को, अपने इन्वायरमेंट को पॉजिटिव मोड में लाने का प्रयास अवश्य करें। जो मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाता हूं उसमें टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं ज्यादा तड़क भड़क इंप्रेशंस वगैरह या एडिटिंग करने में समर्थ नहीं हो पाता हूं। अतः जिस स्टाइल में वीडियो बनती है उसी स्टाइल में मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। फोकस करें कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो क्या है। एक और बात देखने को आई है, प्राइवेसी। आप लोग मोबाइल के इस माया जाल में इस तरह से फंस चुके हैं कि आपको प्राइवेसी ही चाहिए। माता पिता बैठे हैं, आप बाहर से आए, उनसे बातें की, सोफे पर बैठे और आपने बताया कि मैं वहां गया था, ये काम हुआ और मैं आ गया, और बस इतना कहते ही उठ करके अपने रूम में चले गए। अपने रूम में जाने के बाद फिर मोबाइल पर लग गए।
जबकि आपको चाहिए था कि कम से कम 2-3 दिन में एक बार, वैसे तो डेली बैठना चाहिए, 2-3 दिन में एक बार रिलैक्स मोड में अपने माता पिता के साथ बैठे, उनसे बातें करें, संप्रेषण बनाएं और फ्यूचर की बात करें। तो इससे आपका जो संबंध है, आपका जो माइंड है, आपके जो विचार हैं, ये सब शुद्ध होते हैं। तो इस प्राइवेसी को त्यागने का प्रयास करें। बहुत से बच्चों में देखने को मिलता है कि शाम का टाइम है, स्कूल से वो आया था, ट्यूशन से आया था, मोबाइल लेकर के अपने रूम में बैठा है, दूध वाला आता है, मम्मी आवाज लगाती रह जाती है, पर बेटा तो सुनता ही नहीं, कान में लीड है ना। या फिर उसको सुन जाता है तो फोन मिला करके अपनी दीदी से कहेगा, हेलो दीदी, मिल्क वाला आया है, दूध वाला आया है ना। वो दीदी को फोन करके कहता है। अब उसको चाय, कॉफी, पानी चाहिए, फोन करके मम्मी को कहेगा, मम्मी एक गिलास गर्म पानी देना। तो ये कहाँ हम जा रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, आप लोग अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और इसका नुकसान ही आपको उठाना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन से भी अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास करें। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। जिन्हें मेरी बात बुरी लगी है वो मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट स्टूडेंट होते हैं, जिनको बुरी नहीं लगती वो मेरे सबसे ज्यादा समझदार स्टूडेंट होते हैं। तो ये डिफरेंस है। बुरी लगने वाले स्टूडेंट, जिनको बातें बुरी लगती हैं मेरी, वो मेरे फेवरेट क्यों होते हैं? क्योंकि बुरी लगी है तो इसका मतलब मेरी बात कहीं ना कहीं कारगर हुई है, असर हुआ है। और जिनको बुरी नहीं लगी तो वो मेरे नेचर के अकॉर्डिंग, अपने नेचर के अकॉर्डिंग सामंजस्य बैठाने का प्रयास कर चुके होते हैं, यानी कि ऑलरेडी वो समझदार हैं। तो कभी भी देख लीजिए, आप पॉजिटिव मोड में ही रहा करें। आप लोगों को भटकना नहीं है। किसी भी कीमत पर अपने परिवार को इस स्ट्रगल करते हुए संसार में, इस लाइफ में उसका वजूद बना करके रखना है। माता पिता की उम्मीदें बच्चे पर होती हैं और बच्चा ही अगर अपने मार्ग से भटक जाता है, माता पिता वहीं टूट जाते हैं। ताकत बनिए, समझदार बनिए, आगे बढ़िए और संभल करके चलिए। फिर से मैं हाजिर हो जाऊंगा एक बहुत ही बढ़िया वीडियो के साथ। जितने भी न्यूज श्रोतागण इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से दिल से आग्रह करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों के द्वारा जो प्रोत्साहन मिलता है उसी के दम पर मैं वीडियो तैयार करता हूं। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जिन स्टूडेंट के एग्जाम हो चुके हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों को आपकी मेहनत का फल मिले। और जिन स्टूडेंट के एग्जाम होने जा रहे हैं या कोई स्टूडेंट किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर के आए हैं। 1-2 क्वेश्चन या मैक्सिमम 3 से लेकर के 5 क्वेश्चन तो जो है हमारी मुद्रा से पूछे ही जाते हैं। और यहाँ पर लोक वित्त विभाग के द्वारा ये क्वेश्चन जो हैं दिए गए हैं और यही 15-20 क्वेश्चन होते हैं। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पेपर में आता रहता है। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे पाएं और आप मेरिट में आसानी से आ पाएं, तो उसके लिए आप वीडियो को कंप्लीट देखें और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तथा आप लोगों को लगे कि अगर वीडियो में दम है और आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, तो बीच में एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक करना न भूलें। तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ने किस वर्ष 22 वर्षों के अंतराल के बाद 1000 का नोट का पुनः प्रचलन किया? पूछ रहा है कि 22 वर्षों के बाद रिजर्व बैंक ने किस वर्ष 1000 का नोट फिर से चला दिया? तो देखिए, ऑप्शन 1 है 2000, ऑप्शन 2 है 2002, ऑप्शन 3 है 2004, ऑप्शन 4 है 2006। तो यहाँ आपका आंसर है
ऑप्शन 1 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहां पर स्थित है? इंडियन या इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहां पर स्थित है? जहां डाक संबंधित लेखन सामग्री की छपाई की जाती है। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय निगमों और प्रतिभूति पत्रों की भी छपाई की जाती है। मतलब सरकारी कार्यों में यूज किए जाने वाले सभी तरह के कागज की छपाई कहाँ की जाती है, ये पूछा है। तो देखिए ऑप्शन 1 है नासिक, ऑप्शन 2 है हैदराबाद, ऑप्शन 3 है देवास और ऑप्शन 4 है होशंगाबाद। तो क्या आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पर? देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखना, और वो है नासिक में, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, 50, 100, 500 और 1000 के नोटों की छपाई कहां पर की जाती है? तो ये एक बहुत ही खुफिया बात होती है और ये पूछा गया है कि इन नोटों की छपाई कहां की जाती है। ऑप्शन 1 है नासिक, ऑप्शन 2 है देवास, ऑप्शन 3 है शाहबनी, ऑप्शन 4 है होशंगाबाद। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन और इसका आंसर भी है ऑप्शन नंबर 1 नासिक। तो ये नासिक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवास किस राज्य में स्थित है जहां उच्च मूल्य वर्ग के नोट छापे जाते हैं? तो बड़े नोट छापे जाते हैं और वो है देवास, और पूछा है किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन 1 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 3 है कर्नाटक और ऑप्शन 4 है आंध्र प्रदेश। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5, अत्याधुनिक करेंसी नोटों के लिए प्रसिद्ध शाहबनी, अत्याधुनिक करेंसी नोटों के लिए प्रसिद्ध शाहबनी व सालबोनी किस राज्य में है? ये दोनों स्थान पूछा है और देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन 1 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 3 है बिहार, ऑप्शन 4 है मध्य प्रदेश। 5 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑप्शन 2 पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद किस राज्य में है? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी। होशंगाबाद पूछा है, इसमें सिक्योरिटी पेपर मिल है। तो राज्य देखते हैं कहाँ है। ऑप्शन 1 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 है हैदराबाद, ऑप्शन 3 है कर्नाटक, ऑप्शन 4 है पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 6 और इसका आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्कों के उत्पादन के लिए भारत सरकार के द्वारा कहां पर टकसाल स्थापित की गई? तो देखिए जहां सिक्के छापे जाते हैं उस स्थान को टकसाल कहते हैं और भारत सरकार ने ये टकसाल कहां स्थापित की ये हमें बताना है। ऑप्शन 1 है मुंबई, ऑप्शन 2 है कोलकाता, ऑप्शन 3 है हैदराबाद, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। 7 नंबर क्वेश्चन है। मुंबई में भी है, कोलकाता में भी है, हैदराबाद में भी है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे नवीनतम सिक्का उत्पादन करने वाली टकसाल कौन सी है? तो सबसे नवीनतम सिक्का उत्पादन करने वाली जो टकसाल है वो पूछा है। ऑप्शन 1 है मुंबई, ऑप्शन 2 है कोलकाता, ऑप्शन 3 है हैदराबाद और ऑप्शन 4 है नोएडा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है ऑप्शन नंबर 4 है नोएडा। नोएडा सबसे नवीनतम सिक्का उत्पादन करने वाली टकसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 रुपए तथा उससे अधिक के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 2 रुपए और उससे अधिक के जो नोट होते हैं उन पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? हस्ताक्षर किसके होते हैं देखते हैं। ऑप्शन 1 है राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 है RBI या रिजर्व बैंक के गवर्नर और ऑप्शन 3 है वित्त मंत्री, ऑप्शन 4 है वित्त सचिव। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर है RBI का गवर्नर, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ATM का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम बताना है। ऑप्शन 1 है एडवांस टेक्नोजॉली माइंड,
ऑप्शन 2 है ऑटोमेटिक ट्रेलर माइंड। ऑप्शन 3 है ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। ऑप्शन 4 है ऑटोमेटिक टाइम मनी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 11, किस वर्ष SLR की न्यूनतम सीमा समाप्त कर दी गई है? तो न्यूनतम सीमा समाप्त कर दी गई है SLR की, और वो किस वर्ष हुई है वो हमें बताना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है 2004, ऑप्शन नंबर 2 है 2005, ऑप्शन नंबर 3 है 2006, ऑप्शन नंबर 4 है 2007। तो 11 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दामोदरन समिति किससे संबंधित है? दामोदरन समिति का संबंध पूछा है। ऑप्शन 1 है बैंकिंग सेवाओं में सुधार से, ऑप्शन 2 है वित्तीय क्षेत्र कानूनों में सुधार से, ऑप्शन 3 है मौद्रिक नीतियों की समीक्षा से, और ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी से। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है उपरोक्त सभी से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है, नोट पर कितनी भाषाओं में नोट का मूल्य लिखा होता है? तो सभी नोट पर मूल्य लिखा होता है और ये बताना है उस नोट पर कितनी भाषाओं में उसका मूल्य लिखा होता है। ऑप्शन 1 है 15, ऑप्शन 2 है 18, ऑप्शन 3 है 19, ऑप्शन 4 है 22। तो आपको बताना है कितनी भाषाओं में ये मूल्य लिखा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 15 भाषाओं में लिखा होता है। क्वेश्चन नंबर 14, किस नोट पर संसद भवन का चित्र अंकित है? तो ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो किस नोट पर संसद भवन का चित्र जो है अंकित है, ये पूछा है। प्रत्येक नोट पर कोई ना कोई चित्र अंकित है और वो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है 20 रुपये, ऑप्शन 2 है 50 रुपये, ऑप्शन 3 है 100 रुपये, ऑप्शन 4 है 500 रुपये। तो 14 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर है 50 रुपये, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी की फोटो वाले किस नोट पर गांधी जी की दांडी यात्रा दिखाई गई है? तो गांधी जी की फोटो वाला एक नोट है और उसी पर ही गांधी जी की दांडी यात्रा दिखाई गई है, वो आपको बताना है। ऑप्शन 1 है 100, ऑप्शन 2 है 500, ऑप्शन 3 है 1000 और ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। 15 नंबर क्वेश्चन है और आंसर है ऑप्शन 2 500। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में दूसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा बैंक पूछा है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है SBI, ऑप्शन 2 है PNB, ऑप्शन 3 है SBBJ और ऑप्शन 4 है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर है PNB। पहले नंबर पर SBI, दूसरे नंबर पर PNB। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सहकारी बैंकों का ढांचा कितने स्तरीय हैं? तो भारत में सहकारी बैंकों का ढांचा पूछा है, कितने स्तरीय है? ऑप्शन 1 है 1 स्तरीय, 2 है द्वितीय स्तरीय, 3 है त्रिस्तरीय और 4 है चतुर्थ स्तरीय। तो यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 2 द्विस्तरीय। और हमारी वीडियो का बहुत ही ज़बरदस्त ये क्वेश्चन और वो लास्ट क्वेश्चन है ये, और इसके लिए हम आपको समय देंगे कि आप स्वयं इसका जवाब हमें दें। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर स्थापित किया जाता है? केंद्रीय सहकारी बैंक को किस स्तर पर स्थापित किया जाता है? ऑप्शन 1 है राज्य स्तर पर, ऑप्शन 2 है जिला स्तर पर, ऑप्शन 3 है पंचायत स्तर पर और ऑप्शन 4 है स्थानीय स्तर पर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको स्वयं देना है। क्या रहेगा इसका आंसर? इसका सही जवाब देने वाले स्टूडेंट्स के नाम हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करेंगे। पहले आधे घंटे में, वीडियो के अपलोड होने के पहले आधे घंटे में जितने भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर
देंगे उनका नाम हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में ही दे देंगे। और रही बात लास्ट वीडियो में जवाब देने वाले स्टूडेंट्स के नाम, तो उनके नाम इस प्रकार हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। आरुषि जी हैं, बहुत ही अच्छे से उन्होंने जवाब दिए हैं सभी क्वेश्चन के। रीजनिंग के क्वेश्चन थे हमारे लास्ट वीडियो में, तो कामना करेंगे कि उनकी सभी जो एफर्ट हैं, जो एग्जाम वो दे रहे हैं, उनमें सक्सेस उनको मिले। उसके बाद अनुराधा जी हैं, प्रियंका जी हैं, प्रियांशी जी हैं, और फिर रवि हैं, गोविंद हैं, वंश है, मोहित है, जतिन है, और फिर इसके बाद हमारे पास है नैन्सी है। फिर उसके बाद बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट हैं। आप लोगों को क्या बताएं कि रेखा है, राज रानी है, उर्वशी है। इन सभी ने बहुत ही अच्छे से जवाब दिए हैं। और कुछ स्टूडेंट हैं जिनके एक एक जवाब जो हैं वो गलत हुए हैं, लेकिन उन्होंने भी बड़े अच्छे से एफर्ट लगाया है। विकी है, सोहेल है, धर्मेंद्र है, विजय पाल है, धीरेन्द्र है, मनीषा है, निशा है, काजल है, नितिन है, जतिन है, देशराज है, विवेक है। ये सभी स्टूडेंट हमारे बड़े अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हम प्रार्थना करते हैं सरस्वती माता से, इन्होंने जो एफर्ट अपनी तैयारी में लगा रखा है उससे 2 गुना करके एफर्ट सरस्वती माता इनको कामयाब करने में जरूर लगाए। तो इसी के साथ हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि आने वाली वीडियो हमारी और भी ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है। और अगर आप उस वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक कमेंट शेयर भी करते रहें। जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं उनको हम आमंत्रित करते हैं इस चैनल पर, अगर वो अपना सुनहरा भविष्य बनाने जा रहे हैं तो। हमारी नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के आ रही है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय सेक्टर रहेगा, उसके संबंध में हम आपसे 15 से 20% क्वेश्चन जरूर करवाएंगे। तो देखिए, इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।